चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा की 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। अंबाला में रतन लाल कटारिया को, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह को, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, हिसार और रोहतक के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। तो साफ तौर पर जैसा कि बीजेपी ने पहले भी कह दिया था कि जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस होगा उसी दिन पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। तो अभी 2 सीट रोहतक, जो कि काफी विचार इस सीट पर किया जा रहा है क्योंकि इस पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा है और यहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे हैं। तो इस सीट पर अपनी पैच बनाने के लिए, इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी अभी भी मंथन कर रही है। इसीलिए इन 2 सीटों पर अभी ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। रोहतक पर भी ऐलान नहीं हुआ है। अंबाला रतन लाल कटारिया को दिए गए टिकट, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है, सिरसा से सुनील दुग्गल, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरह से कल भी खबरें सामने आ रही थी, कुछ सरपंचों ने अमित शाह को पत्र लिखा था या खत लिखा था और यह कहा था कृष्णपाल गुर्जर को इस बार टिकट नहीं मिलनी चाहिए, अगर उनको टिकट मिली तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो साफ तौर पर इस बार टिकट दे दी गई है, कृष्णपाल गुर्जर को ही टिकट दी गई है। विनोद लांबा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनोद, विचार कर रही है बीजेपी अभी हिसार और रोहतक पर खास तौर पर कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कयास कुछ भी लगाते जाए, लेकिन ये कहा जाएगा कि कोई बड़ा हैवी वेट ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है जो समीकरण के हिसाब से लगता है बीजेपी को जीत कर सकती है। कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम चल रहा था, डॉक्टर अरविंद शर्मा चल रहा था नाम। और रोहतक लोकसभा सीट की अगर आप बात करें और हिसार पर अगर आप बात करना चाहें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला, उनको लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उनको उम्मीदवार उतारा जा सकता है। एक खबरें कहीं ना कहीं ये भी थी कि कुलदीप बिश्नोई ने अप्रोच बीजेपी को किया था, उनसे बात नहीं बन पाई थी। तो हिसार को लेकर कहना बहुत मुश्किल होगा। रणवीर गंगवा की ज्वाइनिंग कराई गई थी और ये संकेत थे कि रणवीर गंगवा के तौर पर ओबीसी कार्ड हिसार में खेला जा सकता है। नलवा से जो कि विधायक थे, उनका भी नाम अभी हो नहीं पाया है। और अभी कयास से ज्यादा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि हम और आप बात करें, उससे ज्यादा कंफ्यूजन तो अभी बीजेपी के लिए ये है कि किस तरह से उम्मीदवार इन 2 हैवीवेट सीट पे उतारे जाएं। हैवीवेट इस लिहाज से भी है क्योंकि रोहतक से 3 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा है और उनके गढ़ में। चलिए विनोद जी, आपको रोकेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जुड़ चुके हैं हरियाणा के। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोल टीवी पर। क्या लग रहा है, बीजेपी ने तो उम्मीदवारी घोषित कर दी, आप कब कर रहे हैं? हमारी भी जल्दी होगी, अगले 3-4 दिन के अंदर हम भी करेंगे। लेकिन ये तो सारे हारने वाले उम्मीदवार हैं। तो मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि जो उनके पास घटिया से घटिया उम्मीदवार हो सकते थे वो मैदान में उन्होंने उतारे हैं। और कांग्रेस अपने हैवीवेट पहलवानों के साथ दंगल में उतरेगी और सारे गोल्ड मेडल जीतेगी। नहीं, बीजेपी बड़ा फोकस कर रही है रोहतक पर कि रोहतक इस बार कांग्रेस से छीनना है हमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाई। मोदी सरकार, खट्टर सरकार दोनों विफल रही और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तो लोगों का मन ये है कि इस सरकार को उखाड़ सके, प्रदेश में परिवर्तन लेकर के आए। और उस परिवर्तन की शुरुआत इन्हीं सांसदों के माध्यम से होगी जिन्होंने कुछ नहीं किया। इनमें से आधे सांसद तो वो है जो खुद लड़ना नहीं चाहते थे चुनाव, जो कहते थे कुछ हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेटों का अभाव है, वही साबित हुआ। जहां कैंडिडेट की मारामारी होती है, ज्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं देरी होती है। इनके तो कोई है ही नहीं मामला। 4 तो पुराने हमारे ही वहां पर एक्सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुए थे, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है और कांग्रेस परास्त करेगी सबको। नहीं, अब तो गठबंधन भी हो गया है आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में हो गया है, हरियाणा में भी हो गया है। तो क्या लगता है अब तो अभी कोई गठबंधन अभी कुछ नहीं हुआ है। विनोद लांबा जी हमारे साथ जुड़े। विनोद लांबा, आपको सवाल करना चाहते हैं अशोक तंवर जी से। अशोक तंवर जी, मैं विनोद लांबा बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से आपने कहा कि ये जो उम्मीदवार उतारे हैं
तो आपका कौन सा ऐसा उम्मीदवार लगता है जो फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को हरा सकता है? ये चीज आप मुझे बताएं, क्योंकि इसी के हिंट तो दे सकते हैं और किसी तरह का बात कर सकते हैं। उम्मीदवार एक नहीं है, हमारे पास अनेक उम्मीदवार हैं जो फरीदाबाद में भी हराएंगे कृष्णपाल गुर्जर जी को, और हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। हमने पहले ही कहा कि हमारे पहलवान श्रेष्ठ पहलवान, और वो श्रेष्ठ पहलवान दंगल जीत करके आएंगे, और राहुल जी के नेतृत्व में अगली देश और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होगी। तंवर साहब एक सवाल इस चीज को लेकर भी बनता है कि गठबंधन के जो कयास थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने भी दरकिनार नहीं किया है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय लेवल पर कोई गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी के साथ तो उसका असर हरियाणा में भी होगा। तो ऐसे में कहीं इंतजार ये तो नहीं है कि कांग्रेस के कोटे में कौन सी सीट आती है और आम आदमी पार्टी के लिए कौन सी सीट आपको छोड़नी पड़ सकती है? अभी तो देखिए, पहले हम लोगों से कई महीने से ये कयास और चर्चाएं चल रही है। अभी जब फाइनल होगा उसके बाद मैं समझता हूँ कि कुछ टिप्पणी हम इसमें कर सकेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा कांग्रेस ने सर्वसम्मति से जो हमारा ओपिनियन है, हमारी राय है, वो पार्टी लीडरशिप तक पहले ही पहुंचा दी गई है। और दिल्ली में गठबंधन होता है तो मैं समझता हूँ कि पार्टी अगर मिलकर के फैसला करती है प्रदेश के हित में तो अच्छा होगा, और उसके अनुरूप अगर उस नेगोशिएशन का, उस गठबंधन के, उसमें कहीं हरियाणा का कोई स्कोप होगा तो मैं समझता हूँ कि उस पर अभी कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं आई है, और जब तक नहीं आए तो कोई चर्चा करने का विषय नहीं। तंवर साहब, मैं बस आपके 5 मिनट और लूंगा इस पर बातचीत करते हुए। अम्बाला से अगर मैं बात कर लूं तो रतनलाल कटारिया के विरोध में अगर आप कुमारी शैलजा जी को उतारते हैं तो किस तरह के कैंडिडेट हो सकती हैं वो? मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे सारे कैंडिडेट उम्मीदवार बहुत बेहतरीन है, अनुभवी है, हैवीवेट है, और काम करने के तजुर्बे उनके पास है। सबने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है, अतीत में भी और आगे भी। जी तंवर साहब, मैं आप ही के लहजे में कहें या आप ही के स्टाइल में अगर पूछूं तो 8 कैंडिडेटों को आपने बहुत कमजोर बता दिया है। एक संख्या वाइज चलते हैं कि आपको लगता है कि कांग्रेस सबसे अच्छी फाइट इन सीट पर किस पे दे सकती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, गुड़गांव या फरीदाबाद? क्या कर सकती है? कौन सी ऐसी सीट आपको लगती है जहां सबसे अच्छी फाइट देके आज भी आप सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं? हम तो सारी सीटों पे बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी तो डिस्टेंट थर्ड है, इनेलो और जेजेपी खत्म हो चुकी है, बाकी लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कांग्रेस बहुत बढ़िया प्रदर्शन हरियाणा के अंदर करेगी, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। ये मैंने मान लिया आपकी बात कि आपके जो 4 उम्मीदवार कांग्रेस से आए थे 2014 में, लेकिन अब तो वो बीजेपी के रंग में ढंग चुके हैं। आपको ऐसा कोई कैंडिडेट नजर आता है गुड़गांव में कि जो राव इंद्रजीत, जो अहिरवाल के राजा हैं, उनको टक्कर दे के कोई सीट निकाल ले? देखिए, जो है प्रजा, राजा तो एक होता है, प्रजा करोड़ों में है, ठीक है। तो अब राजाओं का मामला नहीं, अब प्रजा का मामला है। और प्रजा जो है चित्त कर देती है लोकतंत्र के अंदर, और वो चित्त करेगी। मैं किसी एक, अभी तो हमारी चर्चा होनी है, वो सार्वजनिक तौर पे नाम मैं नहीं ले सकता जब तक उम्मीदवार फाइनल ना हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत एक से एक बेहतरीन उम्मीदवार है, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा वही अपने अपने क्षेत्रों में अगला सांसद होगा। नहीं, बीजेपी, हमारे एंकर आपसे सवाल पूछे इससे पहले सिरसा सीट पर जरूर चर्चा करने चाहेंगे। सुनीता दुग्गल कैंडिडेट होंगी और संभावित उम्मीदवार कम से कम हमारी जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तो आप होने वाले हैं सिरसा से। कम सिरसा की सीट पर तो खुल के बात कर लीजिए। देखिए, मैं तो जब तक पार्टी अंतिम फैसला सीईसी में नहीं ले लेती तब तक हम कुछ चर्चा इसमें नहीं करना चाहते। और सुनीता दुग्गल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता दुग्गल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में हरियाणा के विभिन्न इलाकों में, जिसमें सिरसा संसदीय क्षेत्र भी है, खट्टर और मोदी सरकार ने भेदभाव किया है, और उस भेदभाव का जवाब हर एक को देना पड़ेगा, और जनता भी उस भेदभाव का बदला लेगी। तंवर साहब, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, हिसार और
सिरसा की, हिसार और इसके अलावा रोहतक की सीट को होल्ड करना क्या दर्शाता है बीजेपी की रणनीति के लिहाज से, या फिर उम्मीदवार नहीं मिल रहे उन लोगों को? हैवीवेट उम्मीदवार तो है ही नहीं इनके पास, ये भी धक्के वाले उम्मीदवार है सारे। उम्मीदवार कहाँ है इनके पास? सबका विरोध हो रहा है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, और अभी भारी विरोध का और सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। चलिए अशोक जी, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। मुख्यमंत्री की तो कुर्सियां खाली रहती है, कल देख लो रोज खाली खाली है, फिर कहते हैं जी हमारी लहर है। भाई इनकी लहर है तो फिर हमारी तो महालहर है, सुनामी है हमारा तो। अशोक जी, बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। बीजेपी ये कह रही है कि इनेलो तो टूट गई, जेजेपी बन गई, कांग्रेस में गुटबाजी है, इस बार प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा और अच्छा होगा। कांग्रेस की गुटबाजी का कब तक वो आप सारे उसके तरने की कोशिश करते रहोगे? कांग्रेस तो एक है और एक होकर के इनकी झंडी भी पाड़ेंगे और इनका सारा मामला उखाड़ देंगे। लेकिन बीजेपी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे अशोक जी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले उसकी लिस्ट जारी होती है, फिर वापस आ जाती है, फिर लिस्ट जारी की जाती है, और पहली बैठक में कुलदीप बिश्नोई जी नहीं आते हैं, फिर वो कहते हैं राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां रहूंगा, बाकी नहीं रहूंगा। तो क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी है? किसी की कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ कि सब लोगों को साथ लेकर के चलती है, किसी की कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। और सबका एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंको, उनकी ABCD टीम को सबक सिखाने का काम करो। आदित्य जी, आदित्य एक सवाल तंवर साहब से ये जरूर पूछ लीजिए, कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा है कि बीजेपी में लगातार संपर्क में है, कम से कम ऑन रिकॉर्ड ये कह दें कि फाइनली कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, और वैसे भी उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया है कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस से ही आने वाले समय में वो चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये तो पहले उन्होंने कहा कि ये दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरे विरोधी दलों का। नहीं, उन्होंने कहा था तो उनकी नाराजगी दिखी थी अशोक जी। अशोक जी, उनकी नाराजगी थोड़ी दिखी तो उन्होंने बयान भी दिया था, कहा था कि राहुल गांधी का जब रोड शो था तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी जहां जहां रहेंगे वहां मैं जाऊंगा, उसके बाद नहीं जो। तो क्या लगता है कि जो प्रदेश कमेटी उससे नाराजगी है कुछ? नहीं, किसी की कोई नाराजगी नहीं, और सब एक है और बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिए, अब आप अपने पहलवान कह रहे हैं उतारेंगे, कब तक आपके पहलवान आ जाएंगे मैदान? बताया मैंने 3-4 दिन में हमारे पहलवान जो है सारे दाव लेकर के और मैदान में उतर गए। तो रोहतक पे क्या सोचे? रोहतक इस बार फील्डिंग सजा रही है बीजेपी है साफ तौर पर, क्योंकि देखा जाए तो बार बार इसकी चर्चा कलराज मिश्र भी कर रहे हैं कि रोहतक अब की बार हमें हथियाना है, तो रोहतक पे एक अच्छा उम्मीदवार उतारेंगे। होगा तो उतारेंगे ना। अच्छा, उम्मीदवार है नहीं उनके पास? उम्मीदवार है ही नहीं, ये भी धक्के वाले इधर उधर से एक्सपोर्ट किए हुए, इंपोर्ट किए हुए उम्मीदवार उतार रहे हैं। कहाँ इनके पास उम्मीदवार? नहीं तो क्या तो इन्होंने कोशिश करी कि टिकट काटे कई इनके सांसदों की। एक सवाल और अशोक जी, क्योंकि गठबंधन की चर्चा हो रही है, आपको आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक सीट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दी जाएगी। तो क्या लगता है जेजेपी भी आपके साथ आ सकती है? क्योंकि ये चर्चाएं पहले भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं कि जेजेपी और कांग्रेस। ऐसी चर्चाएं नहीं हुई है अभी, तो जमीन पे चौकीदार लोग ढूंढ रहे हैं, जो अब चौकीदारों को ही ढूंढेगी हरियाणा की जनता, जिन्होंने चोरी करवाई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, भू माफिया, खनन माफिया, सारी चोरी डकैतियां जो डली है, कहीं SRS वाले पैसा ले गए, कहीं RSS वाले पैसा ले गए। अब तो हिसाब किताब करेंगे। तंवर साहब, एक जो आदित्य का सवाल है उसमें एड ऑन कर देता हूँ। दुष्यंत चौटाला से जब ये पूछा गया कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का संभावित गठबंधन हो सकता है, तो बड़ा सॉफ्ट सा स्टैंड उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ अगर दो दल आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पहली बार बड़े सॉफ्ट नजर आए जो फॉर्मूला केजरीवाल ने दिया था, और पहला ऐसा लगा पहली बार दुष्यंत की तरफ से भी कि थोड़ा सॉफ्ट है कि अगर महागठबंधन हरियाणा में भी बन जाए तो आप लेंगे उन्हें साथ? देखिए, अभी कोई चर्चाएं हुई नहीं है, और राजनीति में सॉफ्ट ही रहना ठीक रहता है। ज्यादा हार्ड मामला जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी के फायदे में होता है। तो अच्छी बात है, नौजवान साथी हैं। नहीं, बीजेपी कॉन्फिडेंस में दिख रही है अशोक जी की सेमीफाइनल, जैसे कि 5 नगर निगमों के चुनाव हुए, फिर जींद का उपचुनाव हुआ, उसमें भी आपके एक अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतरे थे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है पार्टी के।
उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में है कि हम तो भाई अब चुनाव इसको भी निपटाने के सेमीफाइनल तो जीत के आ चुके हैं मैदान में। इस पे क्या कहेंगे अशोक जी? इसी गलतफहमी में जो है पतासे के चक्कर में कपास खाएंगे और बदहजमी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो साहब अरविंद शर्मा के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि अगर उनकी टिकट कटती है तो कैसे 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 नेता लगते हैं आपको? किस कद के नेता है अरविंद शर्मा? देखिए, ये तो मैदान में जब उतरेंगे तब बताएंगे, अभी कोई बात नहीं, अभी तो सब बढ़िया है। जो जो जहाँ गया है उम्मीदों के साथ उनकी उम्मीदें पूरी करें वो लोग। बाकी तो मेरा सवाल यही था कि उनकी उम्मीद कम से कम करनाल से पूरी हो। तंवर साहब सवाल मेरा यही था कि करनाल से उनकी उम्मीदें पूरी हुई नहीं है और रोहतक के लिए बहुत ज्यादा राजी नहीं है। क्या कांग्रेस के लिए अछूत तो नहीं हो जाएंगे बीजेपी में जाने के बाद? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो पहले ही बहुत दावेदार है और अब तो मैं समझता हूँ कि संभावनाएं कम ही है कि कोई अभी बाहर से आकर के किसी का एडजस्टमेंट हो सके। मोटा मोटा 2-3 बार चर्चाएं हो चुकी है हमारी और मैं समझता हूँ कि जो बेहतरीन उम्मीदवार हमारे पास है तो बाहर से किसी को इंपोर्ट करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़ेगी। जी, चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर विनोद आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आदित्य, आवाज मिल पा रही है मुझे। कल के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। कल कुछ सरपंचों ने ये एक खत लिखा था और कहा था कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से टिकट ना दी जाए, नहीं तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन फिर भी आज कृष्णपाल गुर्जर मैदान में। क्या नाराजगी थी सरपंच? देखिए आदित्य, मैं इसमें एक चीज बताऊं, नाराजगी निश्चित तौर पर कोई भी मौजूदा सरकार का मंत्री होता है या सांसद होता है, एंटी इनकम्बेंसी का बिल्कुल ही नुकसान होता है। बिल्कुल। और आदित्य इस चीज में एक चीज ये भी आप जोड़ के जान लीजिए, जो अंदरूनी सूत्र हैं, जितनी जानकारी मुझे हरियाणा की राजनीति और लोकसभा सीट फरीदाबाद की है, इसके पीछे जो एजेंडा था कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का भी बताया जा रहा था। खुलकर कृष्णपाल भी नाम नहीं लेते हैं और उन्हीं सरपंचों की जो पूरी कहानी रही, उसके बाद बकायदा उन सरपंचों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया उन सरपंचों की तरफ से कि हमसे जो लेटर हेड लिए गए थे, हमें नहीं बताया गया था कि किस चीज के लिए कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैं दोनों तरह से कह सकता हूँ आदित्य की कुछ नाराजगी हो सकती है, कुछ हवा को ज्यादा तूल भी दिया गया, लेकिन मैं शुरू से कह रहा था कि 4.5 लाख से ऊपर का मार्जिन और टॉप 5 में अगर पूरे देश के लिहाज से देखा जाए जीत आती है तो उस उम्मीदवार का टिकट कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कृष्णपाल गुर्जर से छोड़ के अगर आप इसी सवाल के साथ अगर कंपेयर करना चाहें सोनीपत का और महेंद्रगढ़ भिवानी का, तो ये अशोक तंवर साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इन दो सांसदों की खास तौर से जो अंदरूनी रिपोर्ट थी वो बहुत खराब थी और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इनकी टिकट निश्चित तौर पर काटी जाएगी। लेकिन आदित्य, ये बात बिल्कुल अपनी तरह से सच है कि बीजेपी को भी जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से हर लोकसभा सीट पर इस बार वो चेहरे नहीं मिल पाए कि मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर किसी और पर दांव खेला जाए। नहीं, बिल्कुल। तो ये क्या लगता है कि जो हिसार और जो रोहतक छोड़ा है, क्योंकि बीजेपी इस पर निगाह, तो क्या सुभाष बराला को उतार सकती है हिसार में? देखिए, अब ये कहना जल्दबाजी होगा। आधिकारिक तौर पर ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि चर्चा में उनका नाम है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को लेकर एक संगठन के महामंत्री से मेरी बातचीत हुई थी और उनका भी ये कहना था कि अगर दाव खेलना है तो बहुत बड़ा दाव खेला जा सकता है। और कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से बीजेपी पार्टी को लगता है कि हिसार में अगर बिग फाइट होनी है, अगर कुलदीप बिश्नोई की जो तमाम चर्चाओं से इतर अगर देखा जाए तो मौजूदा स्टैंड तो उनका यही है कि वो कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और हिसार से दावेदारी कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल परिवार की भी रहेगी। तो उस लेवल के मुकाबले में रणवीर गंगवा ही एकमात्र ऑप्शन अब तक उनके पास थे और सुभाष बराला के नाम की चर्चा के साथ उस फाइट को, जैसे जीन की फाइट आपको याद होगी, मेगा फाइट बनाने की तैयारी की जा रही है। आदित्य, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। चलिए, फिलहाल बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 2 सीटों पर विचार विमर्श अभी चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी अपने उम्मीदवार अब